वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास की जब हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे किस चीज के? परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने की, जिसमें हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना था। डन बेटा। अब हम बात कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन का ही एक क्वेश्चन जो इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मेथड का था, वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, क्या आपने उसको ट्राई किया है? क्या आपने होमवर्क वाले क्वेश्चन को ट्राई किया है? प्रियंका? यस सर। चलिए तो बेटा मैं दोबारा से पूरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। हम पूरे क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ेंगे और ट्राई करेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को डिटेल से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे चल के भी हमारे पास आएंगे जब हमें परचेज कंसिडरेशन नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 28 क्या कहता है साहब? The summarized balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st March 2015 are given below. B Limited was merged with A Limited with effect from 31st March 2015 and the merger was in the nature of purchase. और जो मर्जर है वो परचेज के नेचर का है। ठीक है साहब, अगर ये नहीं बोलता तो भी हम अब परचेज के हिसाब से ही क्वेश्चन सॉल्व करते। आगे कह रहे हैं साहब फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट जो बता रखे हैं वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक, डेटर्स, एडवांस टैक्स, कैश एंड बैंक बैलेंस और ए लिमिटेड में दे रखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L अकाउंट, 12% डिवेंचर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेस। ठीक है साहब। A Limited would issue 12% debenture to discharge the claim of debenture holder of B at par. At par मतलब सेम रेट में। Non-trade investment of A Limited fetch 20%, while those of B Limited fetch 12% profit pre-tax by A Limited and B Limited during 2012, 13, 13, 14 and 14, 15. प्रॉफिट बता रखे हैं साहब आपको, ए लिमिटेड का भी बता रखा है, बी लिमिटेड का भी बता रखा है और आपको सी लिमिटेड का प्रॉफिट भी बता रखा है। ठीक है साहब। इसके बाद हमने कहा कि गुडविल में बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड टेकिंग 20% as the pre-tax normal rate of return. Purchase consideration is discharged by A Limited on the basis of intrinsic value per share. Prepare balance sheet of A Limited after merger as per revised schedule 3. ठीक है साहब। तो सबसे पहला काम देखो, इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मेथड से हमें परचेज कंसिडरेशन निकालना है। जब इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मेथड से परचेज कंसिडरेशन निकालना होता है तो उसके लिए हमें सारी एसेट की वैल्यू चाहिए, और जब हमें सारी एसेट की वैल्यू चाहिए तो हमें गुडविल की भी वैल्यू चाहिए। तो हमारा पहला काम क्या है? हमारा सबसे पहला काम है गुडविल की वैल्यू निकालना। चलिए साहब, तो हम कैलकुलेट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल।
हमारा जो सबसे पहला काम है वो है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की जब आप कैलकुलेशन करने जाओगे बेटा, तो क्या एक कंपनी की करेंगे या दोनों कंपनी की करेंगे? सर दोनों कंपनी की करेंगे। तो इसका मतलब हमें ए लिमिटेड की गुडविल भी निकालनी है और हमें बी लिमिटेड की गुडविल भी निकालनी है। सर गुडविल कैसे निकाले? इसने कहा कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। कैपिटलाइजेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले चाहिए प्रॉफिट्स, एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स कितने? देखिए साहब, ए लिमिटेड के जो प्रॉफिट है वो है 6 लाख प्लस 7 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। तो ए लिमिटेड के प्रॉफिट कितने हो गए? ए लिमिटेड के एवरेज प्रॉफिट्स, एक सेकंड, ए लिमिटेड के एवरेज प्रॉफिट हो गए 6 लाख। इसी तरह बात करते हैं बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? बी लिमिटेड के एवरेज प्रॉफिट्स है 2 लाख, 2,50,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 2 लाख। तो हमारे पास ए लिमिटेड के एवरेज प्रॉफिट भी आ गए, बी लिमिटेड के एवरेज प्रॉफिट भी आ गए। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, गुडविल किसकी होती है? गुडविल आपके बिजनेस की होती है। और जब गुडविल आपके बिजनेस की होती है तो मुझे एक बात बताइए, क्या आपने जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो पैसा आपने अपने बिजनेस में लगा रखा है क्या? क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाला पैसा हमने हमारा बिजनेस नहीं? तो उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही होती है, क्या वो इनकम इस प्रॉफिट में जुड़ी हुई है? बिल्कुल जुड़ी हुई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो हमने बिजनेस में ही दिखा रखे हैं। तो उस इनकम को हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो माइनस नॉन ट्रेड इनकम, नॉन ट्रेड इनकम को हमें यहां से हटाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं बेटा, ए लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट कितने थे? ए लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट थे 1,50,000। तो 1,50,000 और इस पे इनकम आती थी 20%। 1,50,000 का 20% कितना अमाउंट होता है? 1,50,000 का 20% 30,000। वेरी गुड, माइनस कर दिया। यहां पे 50,000 का 12%, 6,000। तो हमने कहा साहब हमारे ट्रेडिंग एवरेज प्रॉफिट कितने थे? हमारे ट्रेडिंग वाले एवरेज प्रॉफिट थे 5,70,000 और यहां वाले प्रॉफिट्स कितने थे? 1,94,000। इसमें से माइनस कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। क्या माइनस कर देते हैं? इसमें सॉरी, डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे प्रॉफिट्स आ गए, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? हमें गुडविल कौन से मेथड से निकालनी है? हमें गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। और जब आप, एक सेकेंड बेटा,
चलिए, तो हमने कहा इसे डिवाइड कर देते हैं कैपिटलाइजेशन रेट से, इसे हम डिवाइड कर देते हैं कैपिटलाइजेशन रेट से। तो कैपिटलाइजेशन रेट क्या है? कैपिटलाइजेशन रेट है 20%। कैपिटलाइजेशन रेट है 20%। ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स। ये आपके पास आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट्स 28,50,000। और ये वाला अमाउंट कितना आ गया? 9,70,000। ठीक है सर। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं? मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के बाद उसमें से क्या माइनस करते हैं तो गुडविल आ जाती है। ये कहता है आपके बिजनेस की टोटल कैपिटल इतनी होनी चाहिए। अब इसमें से जितनी आपकी कैपिटल इंप्लॉयड एक्चुअल में है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो कैपिटल का काम आपके लिए कौन कर रहा है? वो कैपिटल का काम आपके लिए कर रहा है गुडविल। तो मैंने कहा मैं यहां से माइनस कर देता हूं कैपिटल इंप्लॉयड। सर ये तो हमें पता ही नहीं है। बेटा ये हम अभी निकालेंगे, आप केवल लिख के छोड़ दो कैपिटल इंप्लॉयड, फिर मैंने यहां पे लिख दिया जो आएगा वो क्या आ जाएगा? वो आपके पास आ जाएगा गुडविल। तो कैपिटल इंप्लॉयड माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा गुडविल। क्लियर? ये वाली बात क्लियर है? चलिए, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा? अब हमारा अगला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड निकालना हमारा अगला स्टेप है। चलिए साहब, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कैपिटल इंप्लॉयड। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड। कैपिटल इंप्लॉयड आपको कैलकुलेट करना है। अब कैपिटल इंप्लॉयड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान से देखते हैं साहब, कैसे कैपिटल इंप्लॉयड को कैलकुलेट किया जाएगा। चलिए, एक तो हमें बात करनी है ए लिमिटेड की, और नेक्स्ट हमें बात करनी है बी लिमिटेड। अब जब कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो एक बात ध्यान रखने की है। देखो, कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करने के दो तरीके। एक तो पहले आप सारी एसेट को लिखो जो जो कैपिटल इंप्लॉयड में काम में आने वाली है, फिर आप उसमें से माइनस करो सारी लायबिलिटी, और सारी लायबिलिटी को माइनस करो तो कैपिटल इंप्लॉयड आती है। मैंने कहा बेटा आप ऐसा भी तो कर सकते हो, क्योंकि आपको जो बैलेंस शीट दी हुई है उस बैलेंस शीट में सारी एसेट लिखी हुई है। क्या सारी लिखी हुई है या कोई ऐसी एसेट है जो नहीं लिखी हुई? आपकी बैलेंस शीट में जो एसेट का टोटल लगा के दे रखा है क्वेश्चन में, क्या वो सारी एसेट का दे रखा है? सारी है। प्रियंका, क्या गुडविल है? गुडविल है क्या? नहीं है। क्या कैपिटल इंप्लॉयड में गुडविल आती है क्या?
क्या कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल आती है क्या? नहीं आती। चलिए, तो गुडविल है भी नहीं और गुडविल आती भी नहीं है। एक चीज और बताइए, एक आइटम और दे रखा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। एक आइटम और दे रखा है, ए लिमिटेड में एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी है। क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक्चुअल में आपकी असेट होता है क्या? क्या उससे कोई पैसा रियलाइज हो सकता है क्या? क्या उससे कभी कोई पैसा रियलाइज हो सकता है? नहीं हो सकता। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड के कैलकुलेशन में नहीं आएगा और आप सारे लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। तो देखो, दो तरीके हैं, या तो असेट का टोटल उठा लो, लेकिन फिर भी हम डिटेल में करना चाहते हैं तो हम तो डिटेल में लिख रहे हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं साहब जो जो असेट आने वाली है। फिक्स असेट, फिक्स असेट की वैल्यू दे रखी है 10 लाख और इसकी वैल्यू दे रखी है 4,50,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है 1,50,000 और 50,000। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 1,60,000 और 50,000। डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू दे रखी है 80,000 और 90,000। एडवांस टैक्स, ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मैं कुछ गलत भी लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा। अगर मैंने कुछ भी गलत लिखा है तो आप मुझे बताएंगे, तभी पता चलेगा आप कितने अटेंटिव है। 60,000 और 30,000। हाँ, वेरी गुड प्रियंका, एकदम सही कहा। सर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड है बेटा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। वेरी गुड। एडवांस टैक्स आपने कर लिया, उसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं कैश एंड बैंक। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल आपकी याद रखने की चीज है। 2,30,000 और 1,10,000। ये लीजिए साहब, जो जो असेट आने वाली थी मैंने सारे लिख दिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा, माइनस कर दिया। माइनस क्या किया? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स है 1 लाख और 50,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 50,000 और 50,000। 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स है 2 लाख और 1 लाख। ये लीजिए सर, ये आपकी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, जल्दी से बता दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट। कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट 11,80,000। ठीक है,
और सेकंड वाला 450, 110, 15, 90, 30 माइनस 2 लाख 5,30,000। एक काम कीजिए, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिए वहां से, तो आपके पास गुडविल का अमाउंट आ गया होगा। आपके पास गुडविल का अमाउंट आ गया होगा। मुझे जल्दी से गुडविल का अमाउंट बता दीजिए। अमाउंट ऑफ गुडविल 16,70,000। ए की गुडविल आ गई 16,70,000। बी की आ गई 4,40,000। मैंने ऐसे लिखी है, याद रखनी। ठीक है साहब। इसके बाद हम हमारा अगला काम स्टार्ट करते हैं। सर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, गुडविल निकाल ली। हमारा बेसिकली टारगेट क्या था? गुडविल कैलकुलेट करना। क्यों गुडविल कैलकुलेट करना? क्योंकि जब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं तो हमें सारी एसेट की जरूरत पड़ती है, इंक्लूडिंग गुडविल। चलिए, मतलब क्या अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या अब हम दोनों कंपनियों की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं? यस सर, अब हम दोनों कंपनियों की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हेडिंग लगा देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। अब बेटा एक बात बताओ, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो भी क्या लिखना पड़ेगा? सारी असेट लिखनी पड़ेगी और सारी लायबिलिटी लिखनी पड़ेगी। क्या इससे अच्छा है मैं यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दूं और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो जो आइटम हमने कंसीडर नहीं किए थे उनको और कंसीडर कर लेंगे? चलिए, तो मैंने कहा चलिए आप पहले लिख दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट कितना आया था? 11,80,000 और ये आया था 5,30,000। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने गुडविल, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त क्या असेट में हमने गुडविल को जोड़ा था? नहीं जोड़ा था। लेकिन क्या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते वक्त असेट जुड़नी, गुडविल जुड़नी चाहिए असेट में? बिल्कुल जुड़नी चाहिए। तो गुडविल को ऐड कर देते हैं। गुडविल का अमाउंट कितना था? 16,70,000 और यहां पे था 4,40,000। चलिए, ये निकालने के बाद मुझे बताइए, क्या हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़ा था क्या? नहीं जोड़ा था। लेकिन क्या इंट्रिंसिक वैल्यू में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ना चाहिए क्या? क्या इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ना चाहिए? यस। क्यों? अरे भाई, है तो एसेट तो हमारी है। जब सब कुछ बेचेंगे तो उसको भी बेच देंगे, वो भी तो बिकेगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहां पे वैल्यू थी 1,50,000, यहां पे वैल्यू थी
50,000। क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी जोड़े? क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी जोड़ना चाहिए क्या? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक्चुअल में कोई एसेट होता ही नहीं है। जब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कोई असेट ही नहीं होता तो फिर उसे जोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, नहीं आएगा। अच्छा, माइनस करना है क्या? हाँ सर, क्या हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस किया होता है? नहीं किया होता, लेकिन यहां पे माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सर इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं बेटा, मैंने केवल आपको याद रखने के लिए समझाया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। कि सब कुछ बेचने के बाद अगर सारी असेट बेच दी जाए, सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाए, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना पैसा बचेगा? कितना पैसा बचता है फटाफट से टोटल लगा के बता दो। ये तो आ जाता है बेटा 30 लाख। ठीक है, और ये आ जाता है 10,20,000। इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने कितने थे? ये कहता है कि इसकी एक ही शेयर कैपिटल थी 8 लाख रुपए, 10 रुपए वाले शेयर, 8 लाख रुपीस के 10 रुपए वाले शेयर। तो इसके तो थे 80,000 और इसके थे 30,000। तो ये आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। ये आ जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। कितना आता है? इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 37.50 और ये वाला आ जाता है 34। ये लीजिए साहब, ये आ गई आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू। क्वेश्चन ने आपको कौन सी वैल्यू निकालने के लिए कहा था? कि आपको जो परचेज कंसिडरेशन, अब देखो केवल एक वर्ड की वजह से, एक छोटा सा वर्ड इंसर्ट किया और उसकी वजह से हमें ये मेहनत करनी पड़ी है इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने की। क्लियर? समझ गए? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? That is your step number 1। स्टेप नंबर 1 इसको आप लिख सकते हैं स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन। इसके ऊपर एक हेडिंग लगा दीजिए कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। हम परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन की स्टेप नंबर 1 को हमने पूरा कर लिया। ओके, क्लियर है भाई सभी को? पक्का से? ओके, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ
swap ratio, कैलकुलेशन ऑफ swap रेशियो, स्वैप रेशियो निकालते हैं, स्वैप रेशियो निकालते हैं। स्वैप रेशियो या फिर इसे एक्सचेंज रेशियो भी कहते हैं, स्वैप रेशियो या फिर एक्सचेंज रेशियो। साथ में लिख देता हूं नंबर ऑफ शेयर इश्यूड भी पता चल जाता है। इसी से आपको यह पता चल जाता है कि कितने शेयर आपको इश्यू करने पड़ेंगे। ठीक है साहब, इंट्रेंस कितने शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। चलिए, अच्छा कौन सी कंपनी परचेज कर रही है, ये कह रहा है ए लिमिटेड वुड इश्यू, मतलब ए लिमिटेड परचेजिंग कंपनी है, ए लिमिटेड न्यू कंपनी है, बी लिमिटेड कौन सी कंपनी है, बी लिमिटेड ओल्ड कंपनी है। तो आप स्वैप रेशियो कैसे निकालते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइड शेयर डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी शेयर। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी बी लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 34, ए लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 37.50। तो मुझे बताइए एक शेयर के बदले में कितने शेयर देने पड़ेंगे। आप इसको ऐसे का ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए कितने देने पड़ेंगे, और इजी तरीका 34 डिवाइडेड बाय 37.50, 0.91। अब बेटा यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं ना तो ये थोड़ा सा फ्रैक्शन आ जाता है, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिख के रख लेंगे 37 डिवाइडेड बाय 34 डिवाइडेड बाय 37.50। आगे आप कहते हो चलो ध्यान से देखते हैं कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। तो देखो एक्सचेंज रेशियो था 34 डिवाइडेड बाय 37.50 मल्टीप्लाइड बाय बी लिमिटेड, पुरानी कंपनी के कितने शेयर थे, पुरानी कंपनी के शेयर थे 30,000। तो आपको कितने शेयर देने पड़ेंगे, पुरानी कंपनी के शेयर थे 30,000, तो आपको कितने शेयर देने पड़ेंगे। $27,200 शेयर्स, 27,200 शेयर्स। स्टेप नंबर 3 में हम निकाल देते हैं परचेज कंसीडरेशन अमाउंट। परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट कितना होने वाला है, तो आपने कहा 27,200 शेयर देने हैं, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 37.50। तो परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि यहां प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं भाई, प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो प्रेफरेंस को कुछ नहीं देना, केवल इक्विटी शेयर है और उनको भी शेयर के अलावा कुछ नहीं दे रहे। तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 10,20,000। ये लीजिए साहब, हमारे क्वेश्चन का परचेज कंसिडरेशन निकल गया। क्लियर है, पक्का। परचेज कंसिडरेशन निकालने में इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, जल्दी से मुझे बताइए।
क्या परचेज कंसिडरेशन निकालने में आपको कोई भी दिक्कत है क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, ये अमाउंट नेट एसेट अवेलेबल के इक्वल है, बिल्कुल। जनरली ये अमाउंट हमेशा इक्वल ही आएगा। कई बार पता है क्या कह देता है, कई बार क्वेश्चन देखो, ये अमाउंट कब इक्वल नहीं आता है, कई बार आपको क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ शेयर तो निकालिए इंट्रिंसिक वैल्यू से, और फिर अपने एक शेयर को 25 का मानते हुए दीजिए, 25 का मानते हुए। तो आप यहां जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो कितने से करेंगे? 25 से करेंगे। कई बार वो कहते हैं आपको दिए गए शेयर को फेस वैल्यू में रिकॉर्ड करना है, तो फेस वैल्यू को मतलब आप इसे कितने पे लिखते? आप इसे यहाँ पे 10 रुपए पे लिखते, ठीक है। तो इसकी वजह से ये वैल्यू चेंज हो जाती है। सामने वाले को फर्क कुछ नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसे तो अपने 27,200 शेयर मिल गए। आप अपनी बुक में कौन सी वैल्यू लिखते हो उस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं कहता हूं कि मेरे पास एक 100 रुपए वाला नोट है और मैं कहता हूं यार ये तो ऐसे थोड़ा सा खराब सा है, मेरे लिए तो ये 10 रुपए का ही है, तो ठीक है ना। क्या मार्केट में जाएंगे तो उसके 100 मिलेंगे या 10 मिलेंगे? मार्केट में जब आप जाओगे तो 100 रुपए वाले नोट के 100 रुपए ही मिलेंगे। आप किसी को भी कहो कि नहीं मैं तो इस नोट की वैल्यू मेरे लिए तो 10 रुपए है, आपके लिए आपने अपनी बुक्स में कितनी भी लिख रखी हो, मार्केट में जाओगे तो मार्केट वैल्यू मिलेगी। तो मार्केट में तो ये 27,200 शेयर 10,20,000 की बिकेगी। अब आप अपनी बुक में इन्हें 37.5 पे लिखते हो, 25 पे लिखते हो या 10 पे लिखते हो, ये हमें क्या, नहीं नहीं अरे डिफरेंस आएगा ही नहीं बेटा, डिफरेंस आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट ही वही लिखा होगा। आपने जो अमाउंट लिखा है आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। डिफरेंस किस में है? डिफरेंस मार्केट वैल्यू में। अब मार्केट वैल्यू कोई लिख ही नहीं रहा, मार्केट वैल्यू तो मार्केट में होती है, ठीक है ना। हम तो रिकॉर्ड ही देखो, खरीदने वाला भी उसी वैल्यू पे अकाउंटिंग करेगा, बेचने वाला भी उसी वैल्यू पे अकाउंटिंग करेगा। तो जब दोनों म्यूचुअल कंसेंट से एक ही वैल्यू पे अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उनके यहां पे कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक का काम क्लियर है पक्का से? अब आपको एक काम करना है बेटा, प्रियंका, अंजलि, अक्षिता, आप एक काम करेंगे, आप इस क्वेश्चन को, हम इस क्वेश्चन को बड़ा डिटेल से करना चाहते हैं। आप इस क्वेश्चन में पुरानी कंपनी की बुक में एंट्रीज करेंगे। मैंने आपको परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट निकाल के बता दिया। अब आप पुरानी कंपनी की बुक में एंट्रियां कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर वाली एंट्री करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं। बाकी आप पुरानी कंपनी की बुक में एंट्री कर सकते हैं। आप पुरानी कंपनी की बुक में एंट्री करके और मुझे वो भेजेंगे, ठीक है। और नई कंपनी की बुक में भी एंट्री करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे शाम तक, ठीक है। पुरानी कंपनी की बुक्स में और नई कंपनी की बुक्स में एंट्री करके आप मुझे शाम तक भेजेंगे। कल फिर हम इसको आगे डिस्कस करके इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। कल हम नई कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे। ये हमारे पास एक फुल फ्लेजर क्वेश्चन है अमलगमेशन का, जिसमें आपको डिटेल से परचेज कंसिडरेशन में निकालना है। आप इसमें पुरानी कंपनी की एंट्री भी कर सकते हो, आप नई का, हाँ एग्जामिनर ने केवल बैलेंस शीट पूछी है लेकिन हम सारे काम कर सकते हैं। देखो ये तो करना ही पड़ेगा, नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है मतलब नई कंपनी की एंट्री करनी पड़ेगी। केवल हम क्या काम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, हम पुरानी कंपनी की एंट्री करने वाला काम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं क्योंकि कल को हमसे वो भी पूछा जा सकता है। क्लियर? समझ गए? हार्ड कॉपी प्रियंका, या तो आप, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, या तो आप हार्ड कॉपी कलेक्ट कर लेना, मैं आपको एड्रेस दे दूंगा, वरना आप अपना एड्रेस मुझे भेज देना, आपके वहां पे पहुंच जाएगी। या तो आप लाल कोठी से
कलेक्ट कर लेना या आपके यहाँ पे पहुंच जाएगी। मैं दिन में बात कर लूंगा आपसे, है ना, जैसा भी कन्वीनियंट हो। आज दिन में बात कर लेंगे जैसा भी कन्वीनियंट। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।